हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल बिहार बोर्ड क्लासेस में। और यहाँ सबसे पहले हम लोग करेंगे आज क्लास 10 का पहला चैप्टर, मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग जानेंगे, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रित रूप होता है, यानी दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब हमें जानना ये जरूरी होता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि वैसी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब कि ये बिलोंग करता है किससे, पी और क्यू दोनों जो होना चाहिए। आई का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसलिए आई लिखा जाता है यहाँ पर। तो पूर्णांक होना चाहिए दोनों। इसका मतलब कि पूर्णांक के बारे में बताएंगे आगे हम। पहले देख लीजिए, पूर्णांक का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है, जैसे जितने आप लोग जानते हैं प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में क्या क्या होता है, जितने भी काउंटिंग के नंबर है, जैसे कि 1 2, काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद तो होता नहीं उसके पहले तो। और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके आई काउंटिंग जितना नंबर होता है वो सारा प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है। और प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर लें तो ये हो जाता है हमारा पूरा मिला करके, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। और इसके पहले जो हमारा प्राकृत संख्या था उसका निगेटिव वैल्यू, इसका पहले ऋणात्मक वैल्यू जो उसका होता है, ऋणात्मक मान, जैसे कि -1 हो गया, -2 -3, ये सारे नंबर हमारे क्या है। और ये सारे तीनों को मिला करके, यानी इसका सीधे सीधे अगर बोला जाए तो कह सकते हैं कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक वो प्राकृत संख्या है और जीरो या शून्य बोलते हैं इसको, शून्य और प्लस में निगेटिव वैल्यू इसका, यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्या है। इन तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं उसका पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, परिमेय संख्या में हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए इसे 3/2, तो 3/2 में देखिए इसको, ये एक नंबर है जिसे हम लोग 3/2 के रूप में लिखे हैं, जहां पर ये पी का रोल निभा रहा है और यहाँ पर ये 2 का रोल, जिसमें से ये क्यू का रोल है। और इसका मतलब पी और क्यू ये दोनों कैसा है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है। और जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है, यहाँ पर 2 क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। एक चीज और ध्यान देना है इसमें कि कोई भी प्राकृत संख्या, जैसे कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, ये सबको पता होगा, 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर पी का वैल्यू है 3 और क्यू का वैल्यू है 1। इसका मतलब कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी है। इसका मतलब सिर्फ दो कंडीशन होता है परिमेय संख्या को पता करने का। वो क्या तरीका है इसमें कि पहला बात तो यह है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाला जो हम लोग बोलते हैं हर में डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एक चीज और जानते हैं, जीरो कैसी संख्या है जिसको हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद कोई वैल्यू -3 -2 जितने भी संख्या है वो सारा क्या है, जितने पूर्णांक है वो सारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है क्या होगी। जैसे कि कौन सी संख्या परिमेय नहीं हो सकती, मान लीजिए हम बोलिए कि √2 का नंबर है, √2 संख्या है। ठीक है, तो √2 संख्या जो है वो क्या है, परिमेय है कि नहीं। हालांकि हम ऐसे भी कुछ लोग कह सकते हैं कि √2 का सर हम √2/1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पहले कंडीशन क्या बताया था, दो कंडीशन सिर्फ होता है। एक कंडीशन ये है कि पी और क्यू जो होता है आई होना चाहिए, यानी बिलोंग करना चाहिए फिर पूर्णांक से, जबकि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन पी जो यहाँ पर √2 है और क्यू जो है 1 है, लेकिन पी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर √2 आ गया। इसका मतलब ये तो इंटीजर है नहीं, हम तो बता चुके हैं कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। इसमें -3 -2 जो बोले प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ये तीनों का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं इंटीजर, जबकि तीनों में से किसी कैटेगरी में ये नहीं बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि √2 जो है वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, इसका निगेटिव वैल्यू भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। इसका मतलब इस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। एक और चीज, इस ऊपर ऐसे भी लिख सकता है √2/√3, बोले ये परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही कंडीशन इसमें भी, इसमें तो दोनों हो गया, क्यू भी हो गया, पी भी हो गया, दोनों यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब एक और चीज देख सकते हैं, कोई बोले सर ऐसे हम लिख दें तो √2/3 आएगा रूट पूरा होल में, तो इसी को तो ऐसे हम लिखे थे अभी, इसी को ऐसे लिखे, इसी को छोड़ सकते हैं ऐसे आपस कर।
√2/√3 इसी को लिखते हैं अलग अलग करके। इसका मतलब दोनों एक ही चीज है, यानी ये अगर परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी वैसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिखें और P या Q कोई भी एक इंटीजर नहीं हो उसमें से, यानी जो ऐसे कैसे पर कह सकते हैं कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। हालांकि हम ये भी बताएंगे बाद में कि वो संख्याएं अपरिमेय नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब कि ये जो है ना कैटेगरी काल्पनिक संख्या के अंतर्गत वो नंबर आ जाता है। जैसे बताएंगे एग्जाम्पल लेके अभी देख लीजिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वो पहली बात ये है तो कोई भी नंबर अगर वो रूट यानी घातांक या कर्ण के रूप में दिखे तो हम लोग बोल देंगे कि इसको अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर जैसे कि बोलिए 4 है √4, यानी वैसा कोई नंबर रूट के अंदर हो कर्ण के अंदर हो जो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर हो परफेक्ट क्यूब हो, तो इस प्रकार का नंबर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम सीधे सीधे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, फिर परिमेय संख्या होगा। इसका आप ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, उसके अलावा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत बाकी जितने भी रूट के नंबर होंगे सारे चीज उसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे नंबर किसके अंतर्गत आएंगे, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। एक और बात अब आता है कि ये जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जो है वो सारे किसके कैटेगरी में आते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिलाने के बाद बनती है। अब देखिए काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या बोलेंगे वैसे नंबर जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कि हम अगर ऐसे बोलते हैं कि रूट के अंदर मान लीजिए -2 लिखा हुआ है, ये पता नहीं को बताया होगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि रियल नंबर अगर हम पढ़ रहे हैं हमको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर अगर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब और क्या है। तो अगर रियल नहीं है वास्तविक नहीं है, वास्तविक मतलब होता है रियल, यानी अगर कोई संख्या रियल नहीं है यानी एक तरह कह सकते हैं इमेजिनेशन है, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में, और उसी का नाम है काल्पनिक संख्या। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में उसका वैल्यू माइनस में है यानी -2 है अंदर, इसका मतलब इस संख्या को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब एक और इसमें सवाल उठता है कि सर क्या -√2 अगर बाहर ले लें और √2 लिखें और अगर हम √-2 क्या दोनों संख्या काल्पनिक संख्या है कि नहीं, तो नहीं, ये वाला जो संख्या है वो काल्पनिक नहीं है। लेकिन हम क्या बोलेंगे रूट के अंदर होना चाहिए माइनस, तब बोलेंगे उसको काल्पनिक संख्या। क्यों ऐसा, देखिए क्योंकि अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब लिख सकते हैं ऐसे -1 × √2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × -1। इसको अगर अलग किया ऐसा ही अलग इसका अलग करना चाहते हैं अगर हम, तो क्या कर लेंगे इसको √2 × √1। ठीक है, और ये जो रूट का -1 है इसी को डिनोट करते हैं हम लोग i से। इसका मतलब इसको पूरा लिख सकते हैं ऐसे √2i। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी संख्या को यानी इसका वैल्यू दिया गया है i, यानी √2i जो है वो काल्पनिक संख्या का अंतर्गत आता है, लेकिन ये नहीं क्योंकि यहाँ पर -√2 है। ये वाला किसके अंतर्गत आएगा, ये वाला अपरिमेय संख्या का अंतर्गत है। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी को वीडियो थोड़ा सा फास्ट अगर लग रहा होगा तो एक काम कर सकते हैं, वो जो हमारे यूट्यूब स्क्रीन होता है वहां पर 3 बिंदु आपको दिखाई देगी, वहां पर प्लेबैक स्पीड में आप अपना 0.75 पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हम लोग सारी संख्या की बात नहीं करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी की बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसमें परिमेय संख्या में सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनके बारे में पहले भी बता चुके हैं। और ये संख्याएं कैसी होती है, जो गिनती की संख्या है सभी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो काउंटिंग में सारी संख्याएं आती है वो सारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। और पूर्ण संख्या जिन्हें होल नंबर कहते हैं वो तो बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं में अगर हम 0 को यानी शून्य को ऐड कर लेते हैं तो जो संख्या में प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं मेन पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, यही प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या, यानी कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक वैल्यू होती है उन्हें ऐड करने में, जैसे -3 -2 एग्जाम्पल इसका, -1 0 1 2 3 सारी संख्याएं कैसी है, सारी पूर्णांक के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अब देखिए अभाज्य संख्याएं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अभाज्य संख्याएं। सबसे आपको पहले जानना पड़ेगा अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक एवं अपने आप से पूर्ण विभाजित होती है, जैसे कि हम जैसे बोलते हैं कि कोई संख्या जैसे कि मान लिया बोल रहे हैं 3 है, तो 3 देखिएगा कि 3। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले जानना जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अभाज्य संख्या है। और सबसे पहले इसमें क्या होता है कि
संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ एक एवं अपने आप से पूर्ण विभाजित हो। जैसे कि देखिए, इस कहने का मतलब ये होता है कि सिर्फ जैसे 3 है तो 3 एक से तो कटेगा नहीं, एक से तो सारा नंबर कटता है जितना प्राकृत संख्या होता है सर, तो एक से कटेगा, और 3 जो है सिर्फ एक अपने आप से कटेगा 3 से, और कोई संख्या है इसके अलावा आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिनका एक और खुद से विभाजित हो। और एक और देखिए, सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है, 2 है। ठीक है, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। और सबसे इसके बाद देखिए, वैसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संयुक्त संख्या। इसका मतलब कि कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं इंग्लिश में। यानी वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं हो, इसका मतलब क्या होता है कि एक से कटे, अपने आप से कटे, या फिर उसके अलावा कोई और ऐसा तीसरा कोई नंबर हो, तीसरा कोई संख्या हो जिससे वो विभाजित हो। जैसे 4 देखिए, 4 क्या होता है, एक से भी कटता है और 4 से भी खुद से विभाजित होगा, और उसके बाद 2 से भी कटता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब 3 इसके अपवर्तक आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या अभाज्य ना होकर क्या होगी, संयुक्त संख्याएं होगी। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर में यूज होने वाला है, बहुत जबरदस्त, सहभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि वैसी 2 संख्याएं जिनका मासा एक हो, मासा मतलब HCF जिसको हम बोलते हैं, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का तरीका बताएंगे आगे भी। और इसके बाद क्या होता है, इसमें जैसे एग्जाम्पल देखिए 3 और 5, तो 3 और 5 में क्या होता है कि इसमें कोई सा संख्या देखिए, इसका HCF क्या होगा, निकालेंगे HCF, इसका 1 आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम के रूप में भी जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए एक अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं। जैसे कि, और जिसका स्टेटमेंट क्या है कि a = bq + r, इस प्रकार से। इसका मतलब ये होता है कि r का वैल्यू जो होता है यहाँ पर 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है और भी छोटा। इस कहने का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं पता चला इसमें से। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें ऐसे कह दें कि कोई अगर संख्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि a एवं b किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। धनात्मक का मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कोई संख्या है 10 और कोई संख्या है 3। ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई 3 है संख्या और b 10 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के लिए पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं। तो कैसे प्राप्त होगा, देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अगर हम इसका HCF निकालते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 10, जैसे डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 3 3 9 1। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक बार कि जानते भी हैं कि भाज्य जो होता है भाज्य गुने भागफल प्लस इसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें 10 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भागफल, और ये शेषफल है हमारा। तो यहाँ पर जो a का मतलब होता है, a का मतलब तो क्या होता है, a का मतलब होता है भाज्य। ठीक है, और b का मतलब क्या होता है, b तो कांस्टेंट है। q का मतलब क्या होता है, q का मतलब होता है भागफल या क्वोशिएंट भी इसको बोलते हैं। और b का यहाँ पर मतलब जो होता है, देखिए b यहाँ पर है, b का मतलब होता है भाजक, r का मतलब होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। यानी ऐसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को, यानी अगर हम 10 प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे चेक करते हैं कि मान लीजिए हमारा भाग सही है या गलत है, कैसे चेक करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका हम 10 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 × 3, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन, दोनों गुणनफल और +1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का रोल निभा रहा है कौन, 10, यानी बोल सकते हैं कि a जो है 10 के बराबर है, और 3 जो है हमारा ये भाजक है, ये वाला 3, और ये 3 जो है हमारा भागफल है। ठीक है, और ये एक शेष, यानी कह सकते हैं कि किसी भी 2 संख्या, मान लीजिए और कोई दूसरा संख्या, जैसे मान लीजिए हम 14 है, ठीक है, और 5 को ले लीजिए संख्या, तो क्या करेंगे, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5 10 4। ठीक है, अब नहीं रहेगा तो क्या लिख देंगे, 14 को लिख सकते हैं इस प्रकार से 5 × 2 + 4। तो यहाँ पर क्या है, 14 जो है 14 जो है वो 1 के बराबर है, और ये b है हमारा, ये q है यानी क्वोशिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और ये 4 क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है और कोई अलग बात नहीं है इसमें। सबसे समझना क्या है यहाँ पर कि किसी भी 2 संख्या होगी, मतलब कोई भी अगर 2 संख्या 3 और 10, जैसे हम एग्जाम्पल लेके बताएं अभी 5 14 है, एग्जाम्पल लेके बताएं, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 संख्या को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर a = bq + r। तो ये कुछ नहीं है,
इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर आर क्या, आर मतलब रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर आर क्या हो सकता है, आर मतलब रिमाइंडर। यहाँ चार, क्या यहाँ चार भाजक से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं सीधे सीधे कि चार जो शेषफल जो होगा वो हमेशा क्या होता है, भाजक से, देखिए हमेशा भाजक क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर लेस का साइन लगा हुआ है, इक्वल भी नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए शेषफल क्या होता है, जैसे पता है आपको, जिससे मान लीजिए कोई 5 है और 10 से डिवाइड, 10 को 5 से डिवाइड करें तो 5 10, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी शेषफल जो है, यानी आर जो आगे वैल्यू 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, यानी देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इस पर दो चीज याद रखना है हमको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर हमें दिया हुआ है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही इसका पूरा स्टेटमेंट कहने का मतलब है, ठीक है। जहां पर आगे वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा, ठीक है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि भाज्य जो है भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होता है किसी भी डिवीजन में। और यहाँ पर चूंकि यूक्लिड के द्वारा ये दिया गया था प्रमेय, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकालें, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मासा तो पहले लोग निकालते हैं, जैसे कि पहले से भी निकालते आ रहे हैं। कैसे करते थे, विभाजन विधि से करते थे। विभाजन विधि से आपको याद होगा कि जैसे क्या, मान लीजिए 10 और 225 का हमको मासा निकालना है, यानी महत्तम समानुपाती निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं, 225 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है। कितना आएगा, 10 20, 2, फिर ऊपर से उतरेगा 5, फिर कितना हो जाएगा 10 20 और 5। यानी अब देखिए ये हमारा जो यहाँ पर शेषफल आया, ठीक है, इसको फिर डिवाइड करते हैं विभाजन, जो हमारा भाजक होता है उसको फिर से डिवाइड करते हैं जिस शेषफल से, जो शेषफल यहाँ पर आएगा उसी से डिवाइड करना है भाजक इसको। कितना हो जाएगा, 5 10 कट गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो हमारा जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, वही एचसीएफ हो जाएगा हमारा, यानी वही मासा हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये तो विभाजन विधि से हो गया, लेकिन अगर हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके करना है, इसका मतलब कि हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, इस थ्योरम का यूज करेंगे, इस लेमा का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, इस प्रमेयिका में क्या होता है कि हमें इसमें से किसी को ए मानना पड़ता है और किसी को बी। यानी अब किसको ए मानेंगे किसको बी, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या होता है कि ए हमेशा क्या होता है, बी से बड़ा होता है, ठीक है। यानी हमेशा बड़े वाले को क्या मानना है, ए मानना है। यानी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ए मानेंगे कितना, 225, और बी किसको मानेंगे, बी मानेंगे 10 को, छोटे वाले को, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड ऐसे ही करना है, पहले कहीं रख पर डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद उसका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता है, उसी को हम बोल देते हैं यूक्लिड डिवीजन। जैसे कि क्या होता है कि 225 है तो ए इक्वल टू बी को बुला, सिर्फ इसी पर हम सजा देना सभी को। बी क्या बताए थे, बी बताए थे भाजक, देखिए भाजक कितना है 10, 10 हो जाएगा इंटू, फिर कितना है क्यू, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू कितना था शुरू शुरू, देखिए यहाँ पर 22 प्लस आर कितना आया था 5, ठीक है। फिर क्या करते थे, अब जो हमारा यहाँ पर बी और क्यू क्यू की वैल्यू है, हमेशा पहले बी लिखना है, ठीक है, यहाँ पर 10। अब क्या करेंगे, जो हमारा बी क्यू प्लस आर, इसमें क्या करते थे, 10 को लाते थे इधर, यानी 10 को हम लोग भाज्य बना दिए हैं। इसका मतलब 10 यहाँ पर लिखेंगे, 10 इक्वल टू ये जो 10 आया था यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे तो बी इसके लिए कौन सा हो जाएगा, इसके लिए भाजक 5 है, यहाँ लिखेंगे 5, यानी 5 गुने यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यू 2 हो जाएगा, प्लस आर कितना आया था, आर हमारा 0 आया था यहाँ पर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा भाजक यहाँ पर कौन सा, पहला वाला जो है यहाँ पर बी क्यू के रूप में है यहाँ पर, यानी 5 क्या हमारा, यही हो जाएगा हमारा HCF। यानी हम बोल सकते हैं कि अतः मासा इक्वल टू 5। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन जो है, इसमें 25 और 110 का HCF निकालना है, इसी प्रकार से निकालेंगे। सभी जानते हैं कि विधि से क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, क्या लिख सकते हैं, ए यानी 110, पहले डिवाइड कर लेंगे इसे, 25 110 है, 4 से लगा देंगे 100 हो जाएगा, 25 हो गया 100, फिर यहाँ पर 10। अब क्या करेंगे, इसको भाज्य बना देंगे और 25 यहाँ पर भाज्य बन जाएगा, 10 20, फिर 5 आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 5 इसका बना देंगे 10, फिर 2, ठीक है।
ऐसे डिवाइड करने के बाद फिर इसको लिख देंगे ऐसे 110 बराबर 25 गुने 4, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 और प्लस कितना रिमाइंडर आया था 25 100 और प्लस 10। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा आया था इसको यहाँ पे लिखेंगे 25 इक्वल टू 10 से दिए थे 10 गुने कितना से लगाए थे 2 से 2 और प्लस आर कितना आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 5 आया था यहाँ पर देखिए 5 ये हो गया। अब क्या करना था कि हमारा जो 10 था इसी 10 को यहाँ लिख देंगे 10 बराबर ये वाला देखिए क्या लिखवा देते हैं यहाँ पर 5 अब उन्हें 2 और प्लस 0 है दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर जो आया वही वाला मात्रा होता है एच होता है, यानी यही वाला हमारा मात्रा हो जाएगा। यानी अब ले देंगे आता मात्रा इक्वल टू 5। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर उसको बोलते हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कहता क्या है, कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज नहीं है, सबसे आसान है कि प्रत्येक संयुक्त यौगिक, संयुक्त बोले या यौगिक संख्या, ठीक है ना, एक कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में लिखा जा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्रम छोड़, जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है जिसको बोलते हैं, मान लीजिए 50 हमारे पास संख्या है, ठीक, तो 50 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुने 5 गुने 5, देखिए मल्टीप्लाई करके 50 आता है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, अभाज्य गुणनफल करना है आपको, जैसे कि कैसे करते हैं, जैसे एलसीएम लेते थे ना, याद कीजिए अभाज्य गुणनफल क्या करते हैं, 50 है 2 से डिवाइड कीजिए, सबसे पहले कितना आएगा 25, फिर कितना से करेंगे 5 से करेंगे, 300 तो नहीं करेगा 5 से करेंगे 25, यानी 50 लिख सकते हैं इस फॉर्म में हम 2 गुने 5 गुने 5, यही पर यहाँ पर लिखा हुआ, यानी क्या है सारा अभाज्य संख्या। इसी को आप 2 गुने 5 के बाद 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही 30 को भी 2 गुने 3 गुने 5। अब बताइए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक संयुक्त संख्या जो को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप से मतलब कहने का मतलब कि 2 गुने 5 गुने 5 अगर है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि 5 सिर्फ 2 बार आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि और कोई तरीका नहीं हो सकता लिखने का। हो सकता है सिर्फ क्रम आप चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि 5 इस 5 में पहले लिख दें, उसके बाद 5 लिख दें, फिर उसके बाद 2 लिख दें, सिर्फ क्रम को चेंज कर सकते हैं आप। तो एक कारण लिखने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रम को छोड़कर, यानी क्रम अगर छोड़ दिया जाए तो अगर 2 एक बार आ रहा है 5 2 बार आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ 50 को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और कोई अगर 30 संख्या देखिए 30 में क्या होता है कि 2 गुने 3 गुने 5, इसका मतलब कि 30 को सिर्फ इतना ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 गुने 3 गुने 5 को पलट भी सकते हैं, 3 गुने 2 गुने 5 या फिर 5 गुने 3 गुने 5, किसी प्रकार से, लेकिन सिर्फ यही 3 संख्या आने वाला है इसमें 30 के रूप, यानी 30 को सिर्फ यूनिक रूप में यूनिक वे में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 70 को 2 गुने 5 गुने 7, 100 को 2 गुने 5 गुने 5, जिसमें इसको हम कर सकते हैं कन्वर्ट 2 गुने 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 में। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, इसमें आगे भी जाएगा इसका, इसमें क्या था कि यदि कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या p q स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कोई अभाज्य संख्या है p, ठीक है, q स्क्वायर मतलब कोई संख्या उसका स्क्वायर, ठीक है, उसको विभाजित करता है, तो p q को भी विभाजित करेगा। जैसे कि देखिए हम ऐसे बोल रहे हैं, जहाँ q क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। हम ऐसे बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई आपकी संख्या है, ठीक है, हम बोल देते हैं कि q है 10, ठीक है, तो q स्क्वायर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर होगा 100, ठीक है, 100 को अगर कोई संख्या p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या मान लीजिए हमारे पास 5 अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी हम मान लीजिए p कौन सा है 5 है, तो अगर हम q स्क्वायर यानी 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो जो 20 आया, ठीक, तो कह रहा है कि अगर आप इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया 100 को 5, ठीक है, यानी अब क्या होता है कि 100 का जो देखिए 100 तो आया था q स्क्वायर का वैल्यू, q का वैल्यू कितना है 10, तो कह रहा है कि यहाँ पर कि अगर p q स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ तो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके 20 भी आ रहा है यहाँ पर, इन कह रहा है कि तो p q को विभाजित करेगा। q कौन सा था हमारा 10 था, यानी और p कितना था 5 था, यानी देखिए अब 10 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 10 और 5 यानी 2 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सा संख्या जिसका स्क्वायर अगर कोई प्राइम नंबर है, किसी कोई अभाज्य संख्या उसको अगर डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब कि उसका जो रूट होगा यानी q स्क्वायर q जो होगा वो भी क्या होगा p से हमेशा डिवाइड होगा। यही पर इसे कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर एग्जांपल से बता चुके हैं आपको। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर सवाल भी आता है, बोर्ड में भी आएगा, ये जो फॉर्मूला है इस पर क्वेश्चन हमेशा, ये इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज है। ठीक है, इसमें क्या है कि लसा गुने मासा यानी लघुत्तम समानुपात जो होता है, यानी एलसीएम
जो होता है कोई भी दो संख्या ए और बी है, उसका लघुत्तम और जो उसका मासा होगा यानी महत्तम संख्या जो होगा उसका जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर। देखिए जैसे कि मान लो ऐसे बोले कि हमारे पास कोई संख्या है 2 है और 10 है, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालिएगा तो पता चलेगा एलसीएम का इसका 10 होगा, ठीक है, और एचसीएफ कितना होगा, यानी लसा लसा 10 हो गया, मासा क्या होगा इसका, तो मासा इसका होगा 2, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, इसको अगर ए बोले इसको बी बोले तो ए इंटू बी कितना होगा, ए इंटू बी भी हमारा 20 होगा। इसका मतलब कि जो 20 आ रहा है यानी ए इंटू बी का जो वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। देखिए तो दोनों गुना करके कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब कि ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें से कुछ सवाल हम अभी करते हैं आपके सामने। तो चलिए बात करते हैं इस पर सवाल कैसे पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा यदि मासा, क्वेश्चन जिससे यहाँ पर दिया हुआ कि यदि मासा 10 225 का, यानी दो संख्या हमारे पास है 10 और 225, ठीक है, दोनों का मासा 5000 की पहले भी किए थे, 5 आया था, तो मासा तो इसका लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें उसी थ्योरम को यूज करेंगे जो भी पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा थ्योरम था, उसमें था लासा गुने मासा बराबर ए इंटू बी था, नहीं मतलब लासा अगर ए और बी का अगर हम पता हो और मासा अगर पता हो ए और बी का तो दोनों के गुणनफल बराबर हो जाता है, दोनों बराबर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लासा क्या करेंगे, लासा तो निकालना है, हमें लासा ऐसे लिख देंगे इंटू मासा दिया हुआ है हमें 5 इक्वल टू ए इंटू बी यानी 10 गुने 225, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो 5 गुना में है, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, यानी 10 गुने 225 बटे 5, यानी 5 से काट देंगे 5 को 20 और 5 25, यानी 450 हमारा क्या आ गया, ये हमारा लासा आ गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ सकता है आपसे, कोई अगर दो संख्या दिया हुआ है उसमें पूछ सकता है कि मासा अगर दिया रहेगा तो लासा पूछेगा, या फिर लासा दिया रहेगा तो मासा पूछेगा, या हो सकता है कि लासा मासा दोनों दिया रहे, हो सकता है इसमें से कोई एक नंबर गाइड कर देगा, बोलेगा कि नंबर निकल कर, तो वही फॉर्मूला आएंगे यहाँ पर लासा गुने मासा इक्वल टू ए इंटू बी। अगर ए दिया हुआ तो ए पुट कर लेंगे, यहाँ से बी सॉल्व कर लेंगे, यानी ए डिवाइड में चला जाएगा लासा गुने मासा बटा ए। ऐसे बी भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है, ए बी दोनों, और यहाँ से लासा दिया रहेगा मासा भी निकाल सकते हैं, जैसे भी निकाल के बताएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में कुछ। देखिए इसमें दो तरह की संख्याएं होती है, संख्या जो होती है या तो शांत होगी या फिर अशांत होगी। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, इसका मतलब बताएंगे भी। अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब किसको शांत कहेंगे किसको अशांत कहेंगे, इसको समझना बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए शांत करने का मतलब जैसे कि हमारे दो नंबर हमारे पास है या 5/6 कोई नंबर है, ठीक है, यानी 5/6 कोई नंबर है, तो कैसे बताएंगे कि शांत है या अशांत। इसका मतलब क्या होता है कि हम डिवाइड पहले कर लेंगे इसको, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर तो भाग लगेगा नहीं, रेशन बैठाएंगे, रेशन बैठा के यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36 6 7 42 6 8 48, 8 और लगाएंगे 48, फिर 2। अब देखिए यहाँ रेशन बैठा हुआ है, यहाँ 0 बैठा सकते हैं, 6 3 18, फिर 2 कट गया। यहाँ पर जो नंबर है आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मान लीजिए फिर से हम 0 बैठाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, धीरे धीरे बाद में रिपीट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट यानी 6, अगर 5/6 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 0.833 ऐसे कर दें। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग 0.83 पर बाल देते हैं या इसको रेटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए अब ये तो काटा नहीं, अगर मान लीजिए पूरी तरह से विभाजित होता है, यहाँ पर क्या होता है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर रुक जाता है, लेकिन रुका नहीं, क्या हुआ ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लोग शांत नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। शांत किसको बोलेंगे, तो जो पूरी तरह से डिवाइड करेगा। जैसे देखिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर आएगा 10, नीचे 2 है तो 2 10, 5 और लगाएंगे 10 कर जाएगा, इसका मतलब ये पूरी तरह से रुक गया। अब देखो डेसिमल के बाद भी रुक सकता है, ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15, डिवाइड कर रहे हैं इसको 12 से, ठीक है। तो क्या करेंगे 12 से करने के लिए 12 15, एक बार लगाएंगे 12, फिर 3 डेसिमल बैठाएंगे 0 24, फिर 6 हो जाएगा, फिर 5 लगाएंगे 12 25 60। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से 5 क्या
कि ये तो देखिए 1.25 के बाद जाकर के रुक गया, यानी आगे नहीं जा सकता, इसको रिपीट भी नहीं यहाँ पर कुछ हो रहा है, इसका मतलब कि यहीं तक इसका आंसर होगा 1.25। इसका मतलब अब इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शांत या इंटरमीडिएट डेसिमल। अब क्या जरूरी है कि हर बार डिवाइड करके पता चलेगा कि शांत होगा या शांत, तो नहीं, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से पता करेंगे कि शांत होगा कि अशांत। तो देखिए कोई भी डिवाइड ग्रुप में कोई भी अगर नंबर है आपको दिया हुआ है तो उसमें देखिएगा कि नीचे जो है यानी जिसको बोलते हैं हर में, अगर हम हर को इस प्रकार से डिनोट कर पा रहे हैं यानी 2 का पावर में समथिंग और 5 के पावर में समथिंग, इस प्रकार से डिनोट कर पा रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, वो शांत है। जिस एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी जो क्वेश्चन था कितना था, 15 था और 12 था। देखिए यहाँ पर 12 है, ठीक है। एक और देखिए जो एग्जाम्पल था इसके पहले, ऐसे को देखिए पहले 12 है 15 है, ठीक। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें 12 को जो नीचे वाला था उसको देखिए, 12 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 2 3 एक और 2, यानी 2 गुने 2 गुने 3 के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पर क्या होगा 2 का पावर 2 और गुने 3, ठीक है, इसको इस पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस फॉर्मेट नहीं आ रहा है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ इसमें हमें सिर्फ 2 और 5 ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए जब इस फॉर्म का आ जाए यानी 2 और 5 के अलावा कोई अगर नंबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आसान, यानी कोई भी नंबर अगर ऐसा है जिसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो आसान होगा। अब एग्जाम्पल देखिए एक और जो एग्जाम्पल देता है अभी 10 है 2 है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 ही आ रहा है लेकिन फिर भी अगर 5 है तो 5 के पावर 1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और एडिशन में 2 का पावर 0 भी लिख सकते हैं इसको, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही चीज है, 2 के पावर 0 का वैल्यू भी 1 होता है। इसका मतलब कि इस फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं इसको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला इसका दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा शांत होगा। इसका मतलब कि शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। देखिए अब एक चीज बहुत जानना जरूरी है कि शांत किसे कहेंगे, तो जितना भी नंबर शांत है वो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, या तो दशमलव के बाद कट जाए या फिर नहीं कटे, कोई तरह से विभाजित हो, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, हमेशा उसको कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन अगर अशांत होता है कोई भी डेसिमल तो उसको में गारंटी नहीं है कि हम परिमेय संख्या बोलेंगे या परिमेय संख्या, दोनों हो सकता है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, उसमें कंडीशन यह है कि जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होने के अलावे आवर्ती हो। अगर आवर्ती मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल दिए थे जिसमें बार बार 3 रिपीट हो रहा था, तो उसमें अगर आवर्ती है तो उस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं कि कैसा नंबर होगा, वो परिमेय संख्या होगा। जहां भी क्वेश्चन में जहां भी 3.3 से है बार दिख गया या फिर कोई नंबर रिपीट होकर दिख गया, जैसे कि दशमलव के बाद 3 है, 3 बार बार आ रहा है, या फिर 3 6 2 बार बार आ रहा है, रिपीटिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार नंबर हमेशा जब भी बार दिख जाए तो हमेशा क्या समझना, परिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में जिसमें पहचानना होता है कि बताइए कि कैसा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वो टर्मिनेटिंग यानी शांत है तब तो गारंटी है कि टर्मिनेटिंग यानी शांत है लेकिन या परिमेय संख्या है। लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं भी करे यानी अशांत अगर हो, फिर भी हम देखेंगे कि वहां पर बार है या नहीं, बार अगर नहीं है फिर भी देखेंगे कि कोई ऐसा संख्या तो नहीं जो रिपीट हो रहा है बार बार, अगर वैसा कोई एग्जाम्पल मिल जाता तो कैसा हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसा देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3.45, ठीक है, 445 4445 इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 45, ठीक है, रिपीट नहीं हुआ, फिर 44 आ रहा है 2 बार। इसको देखिए कौन सा नंबर रिपीट करते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 5 है, फिर 4 आ गया, फिर 5, फिर 4 है, यानी 4 बार 4 है, इसका मतलब कि 3 बार 4 है, इसका मतलब आगे अगर कोई बोलता है कि इसको रिपीटिंग, अगर कोई बोलता है तो पूछिएगा उससे कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है या कौन सा सेट ऑफ नंबर जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये अशांत होते हुए बारे में क्या है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है, इसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है, यानी अवर्त नहीं कर रहा। अवर्ती मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट करना, अनावर्ती मतलब उसका उल्टा, अशांत होते हुए बारे में क्या रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पहचानेंगे